अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़रीन अल्ताफ़। नाज़रीन कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैर से होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। नाज़रीन आज भी हमारे शो का टॉपिक है ENT यानी एयर नोज़ एंड थ्रोट पे हम बात करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप हमें लाइव शो पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, चूँकि हमने कल भी इस टॉपिक को डिस्कस किया था, आज भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि साइनस क्या होता है? देखिए, साइनस तो स्पेसेस हैं, जैसे हमने कल बताया था। जो साइनोसाइटिस है बेसिकली वो एक डिजीज़ है जो कि साइनस की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। जब टेस्ट लग जाता है वर्ड तो इसका ना इन्फ्लेमेशन हो गई। अब इन्फ्लेमेशन बगैर बैक्टीरिया के भी हो सकती है और अगर इसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो जाए तो फिर इन्फेक्शन हो सकता है। ट्रीटमेंट के हवाले से, क्योंकि कल हमने इसमें जिक्र थोड़ा सा किया था कि जी स्टीम इनहेलेशन जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि साइनसेस जो हैं अगर ये जब ब्लॉक हो जाते हैं तो ब्लॉकिंग की सूरत में जो डक्ट्स हैं, जो यूँ समझ लें कि ओपनिंग्स हैं इन साइनसेस की, चारों साइनसेस जिसमें फ्रंटल, एथमॉइडल, स्फेनॉइडल और मैक्सिलरी साइनस, इन साइनस की ओपनिंग जो है वो ओपनिंग हलक के हिस्से में खुलती है। ठीक है, अब अगर वो ब्लॉकिंग होगी तो हम स्टीम जब लेते हैं तो वो ब्लॉकिंग, ये जो पैसेज है उसको ओपन करता है। एक चीज़, अगर ये इन्फेक्टेड हो जाए साइनस, जैसे हम साइनोसाइटिस तो है, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हो जाए इसमें, तो ऐसी सूरत में फिर हमें एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। उसके अलावा दर्द दूर करने की अद्वियात भी साथ साथ दी जाती हैं। तो ये एक नॉर्मल इसका ट्रीटमेंट है। साइनोसाइटिस दो टाइप का होता है। एक एक्यूट है, यानी अचानक हुआ और बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया और नज़ला होते होते नाक बहना बंद हो गई और सारी स्वेलिंग सी फील होना शुरू हो गई और पेन होना। एक है क्रॉनिक के, ये सालों ऐसे सिम्टम 6-6 महीने और साल तक चल रहे हैं, लोगों को कंप्लेंट रह रही है, तो उसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। एक्यूट साइनोसाइटिस यानी जो फौरी हुआ है उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो जो आपने एक्यूट की बात की डॉक्टर साहब, उसमें स्टीम जो है वो मुफीद है? स्टीम है वो होती है, और फिर हमें कॉजेज़ भी देखनी पड़ती हैं। एक्यूट में तो चलें ठीक है कि एलर्जी हो गई या कोई ऐसी वजह से इन्फेक्शन हो गया तो भी, लेकिन क्रॉनिक में हमें फिर वजह तलाश करने की ज़रूरत होती है कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, तो उस वजह को ख़त्म करना ज़रूरी होता है। ठीक है। अमूमन लोगों को चक्कर बहुत आते हैं, उसकी क्या वजह है? वो भी इसका भी इसी से रिलेट कर सकते हैं हम? देखिए, चक्कर का ताल्लुक जो है ज़्यादातर वो हमारी कान से यानी ईयर से है, और क्योंकि एक बैलेंस बरकरार रखते हैं। कान का जो काम है लिसनिंग यानी सुनने के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बैलेंसिंग है। इवन सर जब हमारा स्ट्रेट हो तो ये जो सर का स्ट्रेट रखना है या स्ट्रेट चलना है आपका, ये सब कान से बैलेंस हो रहा होता है हर लम्हा। वरना अगर कहते हैं कि कान एक साइड से अगर बंद हो फॉर एग्जांपल, तो ऐसी सूरत में आप सर भी सीधा नहीं रख सकते। यानी बैलेंसिंग का इस हद तक इम्पॉर्टेंट रोल है। जब ये बैलेंसिंग सिस्टम जो कि इंटरनल एयर का हिस्सा है, कान के बिल्कुल अंदर का हिस्सा है, क्योंकि 3 मैंने कल बताए थे इससे कि एक बाहर का जिसे एक्सटर्नल कहते हैं, एक बीच का जिसे मिडिल एयर कहते हैं, और एक अंदर का जो कि इनर एयर कहलाता है। तो इनर एयर में आपके एक ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होते हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो आपका कांस्टेंट जो हेड की मूवमेंट है उसको देखते हुए आपका सर बैलेंस कर रहे होते हैं। फिर इवन साउंड वेव्स कंडक्शन के अंदर उनका बहुत बड़ा रोल है। तो अगर किसी भी वजह से इनर एयर में इन्फेक्शन होगा या इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो आपका जो है कंप्लेन आ सकती है, जिसे हम वर्टाइगो, चक्कर आना कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है। डॉक्टर साहब, बात हो रही है कान की, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके कान में शदीद किस्म का दर्द होता है। क्या वो वैक्स के जमा हो जाने की वजह से होता है? अगर वो इस वजह से होता है तो फिर वैक्स की किस तरह से हम क्लीनिनेस कर सकते हैं, किस तरह से एहतियात कर सकते हैं? ठीक है। अच्छा देखिए, वैक्स बनना भी एक नॉर्मल अमल है। ठीक है। जिस तरह नाक में हम कहते हैं, इस जो हमारी नोज़ है उसमें जो भी हमारा नज़ला होता है, नॉर्मल जो सेक्रीशंस होती हैं वो सेक्रीशंस बनना नॉर्मल है, लेकिन अगर ज़्यादा होती है तो रनी नोज़ हो जाती है। इसी तरीके से कान में भी जो वैक्स है वो एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, क्योंकि बहुत कुछ हवा जब चल रही होती है या नॉर्मल हम जहाँ मूव कर रहे होते हैं सराउंडिंग्स में, तो बहुत कुछ डस्ट पार्टिकल्स चीज़ें कान के अंदर भी जा रही होती हैं, ओपनिंग की तरह है ना। ठीक है। अब उसमें बैक्टीरिया भी होते हैं, वायरसेस भी हैं, दूसरे इरिटेंट्स हैं, एलर्जेंस हैं। ये जो वैक्स होता है ये उनको ट्रैप कर लेता है, तो ये मज़ीद आगे नहीं जाने देता। ठीक है। अच्छा, अब जब हम जिस तरह कहते हैं कि नाक की सफाई ज़रूरी है, हलक की सफाई, मुंह की सफाई ज़रूरी है, इसी तरह कान का जो हमारा ये कनाल है इसकी क्लीननेस भी बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वैक्स एक्यूमुलेट होता चला जाएगा
और एक्यूमुलेट होते होते, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ट्रैप होते हैं, पकड़े जा चुके होते हैं एनवायरनमेंट से, तो वो इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं। सही। अच्छा, अब उनको क्लीन करने का बहुत स्पेसिफिक है। लोग अमूमन क्या करते हैं, कान में जो है वो माचिस की तीली का इस्तेमाल कर लिया या कोई हार्ड चीज़। जी, डॉक्टर साहब, इफ यू डोंट माइंड, हम कॉलर भी साथ जी, में जी, लेते हैं। जी, जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्लीन करने का बहुत हेलो, लाइन आई थिंक हमारी ड्रॉप हो गई। जी डॉक्टर साहब। तो क्लीन जो करना है कान का, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एहतियात से है। ज़रा क्योंकि बहुत नाजुक हिस्सा होता है अंदर का, तो हमें ये चीज़ का ख्याल रखना होता है, बच्चों में भी और बड़ों में भी, कि कोई भी शार्प चीज़ यानी कोई तेज़ सख्त चीज़ जो है वो कान के अंदर की जो बाउंड्रीज, अंदर की दीवारें हैं, उनको रगड़ ना लगे, उनमें छिलन ना पैदा हो। वैक्स के चक्कर में हम जब उसको वैक्स हटा रहे होते हैं और अगर कहीं पे रगड़ पैदा हो जाए, तो ऐसी सूरत में क्योंकि वह बैक्टीरिया वैक्स में है या वायरसेस हैं या और दूसरी चीज़ें, वो फिर अटैक कर सकती हैं, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन जो है फिर वो बढ़कर जो है कान में दर्द की शक्ल इख्तियार करता है, वही अंदर और मजीद जाता है। एयर ड्रम, जिसे हम पर्दा कान का कहते हैं, उसको भी इन्वॉल्व करता है। ओके, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? अजीज बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सर, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरे बेटे को नजला बहुत ज्यादा आता है, जब सुबह उठता तो नीचे छींके बहुत ज्यादा मारता है। जी, तो डॉक्टर साहब से पूछना था कितनी उम्र है? उम्र उसकी 10 साल। 10 साल है। अच्छा अच्छा, छींके मारना को, जब आपने इस चीज़ को गौर किया है कभी कि बाहर एनवायरनमेंट में आने के बाद छींके ज़्यादा शुरू होती हैं या सिर्फ? अच्छा, मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई है। लेकिन देखें, छींके अगर जैसे ये इन्होंने कहा मारता है ज़्यादा, वैसे अगर देखा जाए तो ये एक बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। इसमें परेशान होने की बात नहीं है कि अगर कोई शख्स छींक ज़्यादा रहा है तो इसका मतलब है कि वो हसासियत ज़्यादा है, लेकिन उसका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जिसे क़ुव्वत मदाफ़ियत कहते हैं, वो सही से काम कर रही है कि कोई भी चीज़ जो कि इरिटेट कर रही है उसको, ऐसी सूरत में उस रिस्पॉन्स में छींकें आ रही हैं। लेकिन यही चीज़ अगर हाइपर हो जाए, यानी नॉर्मल हालात में जिस वक्त डस्ट भी इतनी ना हो और उसके बावजूद अगर कोई छींके मारो, तो फिर थोड़ी फिक्र की बात होती है। यानी फिक्र से मुराद ये कि रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ी हुई है, सेंसिटिव हुआ हुआ है, तो उसको फिर उसकी सेंसिटिविटी को कम करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं अख्तर कुद्दूसी बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या सवाल है आपका? मेरा मतलब ये है कि मेरा कोई दिन पहले एंजियोप्लास्ट हुआ था, तो उसके बाद मैं लेटा रहता हूँ, तो अगर फौरी उठ के एकदम से उठ के चलना शुरू कर दूँ तो हल्का सा मुझे चक्कर जैसा महसूस होता है। एंजियोप्लास्टी हुई थी आपने कहा? जी जी, मेरी 14 अक्टूबर को हुई थी। अच्छा, ठीक है। और आपकी उम्र कितनी है? सॉरी, आपकी बात करती है, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 55 है। 55। 55, ठीक है। ओके, एंजियोप्लास्ट हुआ है मेरे को। ठीक है। तो उसमें जब लेटा रहता हूँ और एकदम से उठूँ ना, तो मुझे चक्कर जैसे महसूस होते हैं, और वैसे अगर थोड़ी देर बैठ के चलूँ तो फिर कुछ नहीं महसूस होता। यानी अचानक अगर आप खड़े होते हैं तो ऐसी सूरत में आपको लगता है कि चक्कर आने लगते हैं, थोड़ी देर अंधेरा आता है या घूमता है? सर नहीं, अंधेरा तो नहीं आता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं हिल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। और वो थोड़ी देर बाद चलने के बाद ठीक हो जाता है? बिल्कुल ठीक हो जाता है, मतलब चंद सेकंड बाद ठीक हो जाता है। चंद सेकंड बाद ठीक हो जाता है। ब्लड प्रेशर आपका जो है आपने चेक करवाया, कितना रहता है? मैं ब्लड प्रेशर अब ठीक है, आके मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ ब्लड प्रेशर की और कोलेस्ट्रॉल की, ठीक है, दवा भी दे रहा हूँ। हार्ट के हवाले से कोई मेडिसिन दी हुई है डॉक्टर साहब ने आपको? जी जी, मैं सुबह में खाता हूँ, डिस्प्रिन लेता हूँ 300 mg की, और एक स्टार है वो रात को लेता हूँ, ठीक है ना? ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल की भी देता हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, देखें, ऐसा है कि अख्तर साहब, अमूमन क्या होता है कि जब भी कार्डिक कोई इशू हो या ब्लड प्रेशर की शिकायत हो और डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, वो आपको कुछ मेडिसिन एडवाइस करते हैं। उन मेडिसिन में या तो हार्ट की प्रोटेक्शन के हवाले से, ताकि दिल में दर्द ना हो, ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिन्हें नाइट्रेट्स कॉमनली कहा जाता है, या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दी जाती हैं ताकि ब्लड प्रेशर लोअर डाउन रखा जाए, एक लेवल में। बाज़ औक़ात ऐसा होता है क्योंकि ये मेडिसिन काम कर रही होती हैं शरियानों के लेवल के ऊपर, यानी पैरों की शरियानों पे भी असर कर रही होती हैं। कुछ जो यानी साफ खून ले जाने वाली, जिसे आर्टरीज कहते हैं, कुछ उन पे काम करती हैं, कुछ वेन्स में काम करती हैं। तो जब आप एकदम से खड़े होते हैं
तो ऐसी सूरत में एक्चुअली पूलिंग ऑफ ब्लड होने लगता है। पूलिंग ऑफ ब्लड का मतलब है कि ब्लड जब आप खड़े होंगे तो प्रेशर की वजह से एक जो कहते हैं ना आपका ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो एकदम से नीचे की तरफ बढ़ता है, पैरों की तरफ। तो हार्ट में कंपैरेटिवली पंपिंग कम होती है, यही चीज़ जो है यानी इनपुट जो आ रही है हार्ट को वो भी प्रेशर कम हो जाता है, आफ्टर लोड के ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो ब्रेन की वक्ती तौर पे कंपैरेटिवली एकदम से ड्रॉप होता है प्रेशर का। तो ऐसी सूरत में कभी कभी ये चक्कर आते हैं। आप कोशिश किया करें कि पहले बैठ जाएं और 5 मिनट बैठने के बाद या 2-4 मिनट अपने आप को बॉडी को, ताकि बॉडी का जो हार्ट जो रेट है ना, वो पंपिंग एक्टिविटी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट कर ले, फिर उसके बाद आप चलना फिरना करें तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मिसेस यास्मीन बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है आपका? मैम मेरी बेटी के गले में हम लोग जो है पहले तो कभी नोटिस नहीं करते थे, लेकिन रमजान के स्टार्ट से नोटिस कर रहे हैं कि टॉन्सिल्स हैं। लेकिन ना तो वो पेन की कंप्लेन करते हैं, ना वो फीवर की कंप्लेन करते हैं। तो क्या उसकी मतलब कितनी उम्र है? कितनी उम्र है? उसकी उम्र 11 साल है। 11 साल जुलाई में भी 11 साल की हो जाएगी वो। तो ये मतलब इत्तेफाकन सिर्फ आपने नजर पड़ने पे पता चला या कोई किसी किस्म का सिम्टम्स आए, खराश हुई? नहीं, हम लोग असल में रमजान शुरू हुआ तो हम लोगों को था ही ठंडा पानी वगैरह हमारा बच्चा जो है वो, लेकिन हमने इस दफा बिल्कुल भी नहीं पिलाया ना। वो पीती थी तो हम उसको नॉर्मल टॉन्सिल्स होते थे, वो एंटीबायोटिक, लेकिन हम तो कंटिन्यूअसली पहली रमजान से नोटिस कर रहे हैं, ना तो ठंडा पानी पी रही है, ना वो कोई खट्टी चीज खा रही है, लेकिन उसके टॉन्सिल्स वैसे ही है जैसे अभी आपकी पिक्चर आ रही थी कि गले में जो है वो एक हमारा एक लटकती हुई चीज होती है जैसे, उसके साथ दो तरफ लटकते हुए इसके बॉल्स की तरह है। ठीक है। तो क्या इसकी सिर्फ सर्जरी? अच्छा, इसको कल इसने मुझे एक सिर्फ कंप्लेन की हल्की सी कि मुझे गले में दर्द हो रहा है, लेकिन जब मैंने उसका गला चेक किया टॉर्च वगैरह तो मुझे तो कुछ फील नहीं। आप होता ही ये था कि जब ये कंप्लेन करती हम नोट करते, हमें लगता है टॉन्सिल्स हैं, और डॉक्टर जो है वो एंटीबायोटिक दे देते थे और उसके बाद वो ठीक हो जाता, लेकिन अब तो ये कंटिन्यूसली है जी। तो क्या इसकी पेन मतलब इसके नींद में भी इसको डिस्टर्बेंस होती है? इसका क्या क्या मतलब ऐसा होता है कि क्या इसकी सर्जरी ही होगी या ये ऐसे मेडिसिन से हो जाते हैं? जी देखें, बात ये है कि टॉन्सिल्स जो है बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तरह लगे हुए एक ऐसे आज़ा हैं, ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि सॉरी मुस्तकिल तौर पे जिस तरह हम सांस ले रहे हैं तो सांस में जो चीज़ ट्रैपिंग हो रही है यानी बैक्टीरिया, वायरसेस, एलर्जीज, इसी तरीके से हम इवन जब खा पी रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बाज़ार का ये ख़राब केचप है फॉर एग्जांपल, कोई खट्टी चीज़ें हैं वो अवॉइड की जाएं, क्योंकि जब ये सॉलो कर रहे होते हैं तो ये ट्रैप करते हैं। ये शुरू में समझे बॉडी गार्ड की तरह ये तमाम चीज़ों को उस वक्त भी कैच कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ होता क्या है कि क्रॉनिकली जब हम जो कुछ भी खा पी रहे होते हैं जो उसमें जरासीम होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो ब्लड में आ भी गए या कोई ऐसी चीज़, तो वो हमारा एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, वो लिम्फेटिक ड्रेनेजेस भी होती हैं, तो लिम्फ नोड्स होते हैं, उनमें जाके वो सेटल डाउन हो जाता है, यानी समझे जो बैक्टीरिया मर जाते हैं, जो वायरसेस मरते हैं, उनको ट्रैप करते हैं। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि बच्चे में अगर आपने जैसे कहा कि स्वेलिंग नजर आ रही है लेकिन बज़ाहिर पेन नहीं है, बहुत पॉसिबिलिटीज होती हैं, क्योंकि अभी हो सकता है कि उसमें बैक्टीरिया फिलअप हो रहे हैं या जो भी उसने ट्रैप किया है वो ट्रैपिंग फिल हो गई है, लेकिन उसमें अभी इन्फेक्शन खुदा न खास्ता नहीं है, जो कि अच्छी बात है। तो ऐसी सूरत में स्वेलिंग ज़रूर नज़र आएगी। अगर ये वक्त के साथ स्वेलिंग रिड्यूस ना हो तो ऐसी सूरत में आप ज़रूर डॉक्टर को चेक करवाएं। इसके दो चांसेस हैं, या तो ये है कि ये हार्डनिंग अगर इसकी हो गई है तो इसका मतलब है कि फिर इसको रिमूव कराना पड़ेगा टॉन्सिल्स को, क्योंकि बार बार अगर ये बार बार इन्फेक्ट हो रहे हैं तो ऐसी सूरत में भी फिर या तो एंटीबायोटिक का कोर्स कराने के बाद इसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो इसमें परेशानी की बात नहीं। लेकिन ठीक है, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद फारूक बोल रहा हूँ लाहौर से। जी सर, क्या सवाल है आपका? सर मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था कि मुझे ना मैं जब सोता हूँ तो खराटे बहुत आते हैं, तो इसके लिए मैं कई डॉक्टर से मिला, वो कह रहे हैं आप सर्जरी करवा लें लेकिन ये फिर हो सकते हैं। क्या करवा लें उन्होंने कहा? वो DNS क्या उसको कहते हैं, जी। तो लेकिन वो कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दोबारा फिर हो जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, लेकिन आपने करवाए, एक्सरे करवाए, DNS आया आपको? उसमें तो नहीं आया, एक्सरे तो क्लियर उन्होंने, एक्सरे क्लियर है, तो इसका मतलब है DNS तो नहीं हुआ आपको, ठीक है ना? अच्छा देखें, जो खर्राटे आना कोई ऐसा गलत नहीं है, या एक अपेरेंटली तो हो सकता है कि बराबर में जो साथ सो रहे हो या वो डिस्टर्बेंस हो आवाज से, लेकिन अगर इसमें इस तरह इसको देखा जाए तो ये नॉर्मल भी होता है। ठीक है, आपका सिर्फ पोस्चर चेंज की वजह से नेक जो है, अगर आप इसकी बैंडिंग
जो है वो सही कर लें। यानी फ़र्ज़ करें कि आपको खर्राटे आ रहे हैं तो ऐसी सूरत में अगर बहुत ऊपर की तरफ गर्दन होगी तो भी खर्राटे आना शुरू हो जाते हैं। हमारे नाक में मुख्तलिफ़ किस्म के लेयर्स है समझें, और उसमें कॉन्काइज उनको आप कहते हैं, तो वहाँ पर वाइब्रेशंस होने लगती हैं कभी। ऐसी सूरत में जब आप बाहर सांस निकल रही होती है तो वो वाइब्रेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ें पैदा होती हैं। अगर आप सिर्फ गर्दन की पोस्चर को चेंज कर लें, डायरेक्शन को थोड़ा सोते में, जो कि बेख्याली में बहुत मुश्किल होता है, अगर आदत बना लें तकिए को इस तरह डायरेक्शन में रखें तो ये खुद भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बात हो रही है ईएनटी पर, जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी डिस्कस करनी है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन और एक कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। आप कौन बात कर रहे हैं? जी मैं इक़्तिदार ज़ैदी बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी सर, क्या सवाल है आपका? जी मैं डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहता हूँ। मुझे काफी अरसे से प्रॉब्लम थी जी। कान की। मुझे लेफ्ट साइड की हेयरिंग काफी कम हो गई है और मेरे कान में ना जब अटैक की जरूरत होती है तो बहुत ज्यादा शोर होता है और मुझे चक्कर आते हैं, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है। जी जी। और अभी मुझे तकरीबन 22 साल के बाद दोबारा 22-23 साल के बाद अटैक हुआ है दोबारा, जी, और जी। काफी सीवियर किस्म का हुआ है कि जिसमें मुझे चक्कर बहुत आए हैं। ठीक है। और मेरी लेफ्ट साइड की हेयरिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई है और मुझे वॉमिटिंग होती है। फिर मैंने ट्रीटमेंट कराई और उन्होंने मुझे टैबलेट दी, सर्क और स्टेमिटल, लेकिन मुझे कोई हेयरिंग में बेहतरी नहीं आ रही और ना शोर कम हो रहा है मेरे कान का। तो इस हिस्से में बात करना चाहता हूँ। अच्छा, कितना टाइम जो है आप सॉरी आपकी उम्र कितनी पहले ही बताइएगा? सर जी मैं इस टाइम 52 का हूँ जी। और मुझे ये अटैक हुआ था ऑलमोस्ट जब मैं कॉलेज में था, तकरीबन कोई 80s की बात है जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुई। कोई चोट लगी थी या खुद से ही हुआ था? जी चोट लगी थी कोई कान में? नहीं, कोई कुछ नहीं, ट्रॉमा या कोई चोट नहीं लगी। बस जस्ट मुझे रमजान ही था तो मुझे शदीद किस्म के चक्कर आए और फिर मुझे डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने कहा जी इनकी कान का मसला है, इनको ईएनटी को चेक कराएं। फिर मैं ईएनटी के पास गया, मैं उन दिनों कराची में था, तो वहां पे मैंने चेक कराया, उन्होंने टेस्ट वगैरह किए। उन्होंने कहा कि जी एक टैबलेट आती है सर्क, वो अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा कि जी आप। फिर मुझे दोबारा अटैक हुआ और मैं CMH रावलपिंडी में कुछ टाइम मैंने गुजारा। जी जी। लेकिन उसके बाद मुझे दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। सिर्फ ये था कि हेयरिंग थोड़ी सी कम थी। अच्छा, वैसे मैं ब्रांड नेम लेना नहीं चाहता, लेकिन आपने सर्क भी इस्तेमाल करी, बीटा स्टीन जिसे आप कहते हैं, उसके अलावा सिनेराजीन यानी स्टेजरॉन टाइप की कोई चीज़ भी कैप्सूल इस्तेमाल किया है? नहीं, इसके अलावा मैंने कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं की। ठीक है, मैं इसलिए पूछ रहा था कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ये मेनियर्स डिजीज़ की तरह है, यानी आपकी जैसे हमारी निगाह कमज़ोर होती है ना, दोनों आंखों की कमज़ोर हो सकती है, कोई एक साइड की हो सकती है, इसी तरह कान में भी होता है कि इनमें जो सेंसिटिविटी है उसमें फ़र्क पड़ जाता है, तो आपको ऑडिशन। अच्छा, जब ऑडियो मेट्री करवाते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, अगर वो प्रॉपर ना हुई हो, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत हुई होगी आपकी, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि जैसे निगाह वक्त के साथ बढ़ती है, चेंज हो जाती है, आप चश्मा लगवाते हैं जी, उसके बाद कहते हैं नहीं 6 महीने बाद डिफरेंट हो गई, तो ऑडियोमेट्री रिपीट भी करवानी चाहिए आपको। ठीक है, और दूसरा ये है कि ऑडियोमेट्री के साथ साथ जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, जो हियरिंग एड यूज़ की जा रही होती है, उसकी क्वालिटी पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये आपने जैसे कहा अटैक होता है, एक्चुअली अटैक क्या होता है, जब आप कोई चीज़ सुन रहे होते हैं तो उस सूरत में मुख्तलिफ चैनल्स हैं, जैसे हम कहते हैं ना अच्छी क्वालिटी साउंड सिस्टम की हम बात करते हैं, स्टीरियो साउंड भी कहलाती है, 3.1 भी होती है, 5.1 भी होती है, 7.1 और अब तो 11.1 भी आता है, यानी कि आप एक एक चीज़ को अलग महसूस कर सकते हैं। इसी तरह कान की भी सलाहियत में है कि वो बहुत ही स्टीरियो मतलब टाइप उसकी साउंड्स होती हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर सकता है। तो जो चैनल वाइज आते हैं उसमें भी आपको सेलेक्टिविटी की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ फ्रीक्वेंसीज आपको नहीं सुनने में आती हैं या मिक्सिंग हो जाती है, तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। आप चाहूँगा प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कीजिएगा, मैं एक आध मेडिसिन भी आपको एडवाइस करूँगा, बाकी यही मशवरा दूंगा कि आप अपने किसी भी ENT डॉक्टर को दोबारा या तो दिखाएँ या चेंज, जो भी आप बेहतर समझते हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? तहसीन गुल बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सर, क्या सवाल है?
मेरा ये सवाल है कि मुझे ना पिछले 2 महीने से एलर्जी और उसमें सुबह और शाम के टाइम छींकें आती हैं बड़ी ज्यादा, और साथ में फिर नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, फिर 1 घंटे बाद खुद ही ठीक हो जाता है। ठीक है। और ये सिलसिला पिछले 2 महीने से चल रहा है। ठीक है। अच्छा, फीवर है साथ में आपको? नहीं, फीवर नहीं है, सिर्फ जब ये छींकें आती है ना तो सीने में थोड़ा भारी हो जाता है, ठीक फिर हो गया। ऑटोमेटिकली 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद सेट हो जाता है। ठीक है। अब मुंह का टेस्ट चेंज तो नहीं हुआ इस टाइम के अंदर? आपको लगा हो कि कोई टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा, कोई चीज़ खाने में मज़ा नहीं आ रहा, टेस्ट में फ़र्क तो नहीं आया? ऐसा कुछ नहीं है, बस ठीक हो एक ये है कि शाम को ना मोस्टली गला बंद होना शुरू हो जाता है। ठीक है। फिर ऑटोमेटिकली वो ठीक भी हो जाता है। मैंने पिज्जा डी भी खाई है और साथ में अब सोफ्टन भी ले रहा हूँ, और ऑगमेंटन भी खाई थी ये 2 महीने के अंदर ठीक अंदर ही। है। मैं चाहूँगा तहसील साहब, आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, मैं एक मेडिसिन आपको एडवाइस करूँगा, इंशाल्लाह इसमें काफ़ी बेहतरी आएगी आपके। ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आजकल नौजवान नस्ल जो है वो बहुत ही गुटखा पान खाती है, जिस वजह से उनको मुंह खोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उसकी क्या वजह है? देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने इस वक्त रेज किया है। ये जो कंडीशन है अमून, वैसे मैं पहले तो ये कहूँगा कि जो छालिया गुटखे का इस्तेमाल है जो लोग भी करते हैं यंग एज में ना, तो उनको आइडिया नहीं हो रहा होता। अभी 24-25 साल या इवन वैसे तो ये 13-14 साल से हम देखने में आता है, बहुत फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है और यंग बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अभी एज ऐसी है तो इसमें आप फाइट कर जाते हैं उस चीज़ से और आपको सिवियरिटी का अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन बिलीव मी, बहुत ही अचानक जब आपका मुंह बंद होना शुरू होता है, जिसे आप क्लॉगिंग कहते हैं, या आप एक्चुअली इसकी वजह क्या होती है, म्यूकोजल फाइब्रोसिस हो रहा होता है अंदर। ये जो अंदर की लाइनिंग है जिसे म्यूकोजल लाइनिंग कहते हैं, जो इसके सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, ये हार्ड होना शुरू हो जाते हैं छालिया के और एक्सपोजर से। इसके अंदर जो तेज़ाब का इस्तेमाल होता है, जो एसिड्स यूज़ होते हैं, ठीक है, उन तमाम, और जो केमिकल्स होते हैं, जो कलरिंग एजेंट्स हैं, और बहुत सारी, मतलब इसमें तो ऐसी चीज़ें, इतने इतने ख़तरनाक केमिकल्स हैं जिनके शायद अभी भी रिसर्च चली होगी कि इसमें और क्या क्या चीज़ हो सकती है। ये तमाम के एक्सपोजर की वजह से हार्डनिंग होने लगती है मसल्स, जो अंदर की लेयर है जो सॉफ्ट होती है, जो आपकी इलास्टिक लेयर है, यानी आप मुँह चला रहे होते हैं तो साथ साथ जब ये हार्ड होना शुरू हो जाएगी तो फाइब्रोसिस होगा। फाइब्रोसिस इरिवर्सिबल डैमेज है, यानी वो वापस नॉर्मलाइज नहीं हो सकता। ये बात जो भी सुन रहे हैं प्लीज़ जहन में रखें। चाहे आप स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा लें, आप कुछ भी कर लें, इसका बज़ाहिर कोई इलाज नहीं है। अगर तो वक्त पे आपने छोड़ दिया पहले ही सिम्टम्स में, कि जब आपको ये एहसास हुआ कि आपको मुंह थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम खुल रहा है, 3 फिंगर पे स्टैंडर्ड है 3, अगर इससे कम होता जा रहा है, कुछ लोग तो 4 भी आता है जो बहुत ही इलास्टिक्स होते हैं, लेकिन 3 पे अगर आप लेते हैं, 3 से कम हो गया है, तो ऐसा बात नहीं, अलार्मिंग है। अगर आप स्ट्रेच एक्सरसाइज करें और छोड़ दें तो बेहतरी आ सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, टाइम बहुत कम है, आज हम एक शो को वाइंड अप करेंगे। कल मैं बताती चलूँ, कल हम ENT के साथ साथ हम बात करेंगे ओरल हाइजीन पर। यह भी एक बहुत तवील टॉपिक है, इंशाल्लाह कल हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। आपसे होगी फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात, सेम टाइम सेम चैनल, और टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और हमें दीजिएगा इजाज़त, और एहतियात ज़रूर कीजिए। अल्लाह ने के बाद।